आज हमारे सामने सोनू कुमार यानी दी एसकेआर की लिखी हुई एक बहुत ही दिलचस्प किताब है द लेजेंड माइंड। और ये किताब मतलब पहली नज़र में ही एक अलग पहचान बना लेती है। इसके हर पन्ने पर जय गुरुदेव लिखा है और ये भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें लेखक अपना गुरु मानते हैं। गुड, बिल्कुल। और लेखक प्रस्तावना में ही ये साफ कर देते हैं कि ये किसी एक विषय पर बंधी हुई किताब नहीं है। ये असल में उनके मन में जो सवाल उठे उनका जवाब खोजने की एक लंबी यात्रा है। और इस खोज में वो विज्ञान, गणित, धर्म, मतलब हर गली से गुजरे हैं। एक तरह की बौद्धिक तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। और इसी यात्रा का एक बहुत जरूरी पड़ाव है अध्याय 9, जिसका शीर्षक है एक छात्र की तरह सीखें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम सब तो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, लेकिन लेखक का कहना है कि शायद विशेषज्ञ बनना ही सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम इसी विरोधाभास की गहराई में उतरेंगे। तो ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये अध्याय सीखने को एक मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखता है जो कभी खत्म नहीं होता है। ये मानता है कि जिस दिन आपको लगता है कि आप सब जान गए, असल में उसी दिन से आपका सीखना बंद हो जाता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस अध्याय का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि हमें छात्र होने को जीवन के एक चरण की तरह नहीं देखना चाहिए, जैसे स्कूल या कॉलेज, बल्कि इसे एक स्थायी अवस्था, एक परमानेंट माइंडसेट के रूप में अपनाना चाहिए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेखक इसे सीधे ज़ेन बौद्ध धर्म की एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा से जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं शोशन। शोशन, इसका क्या मतलब है? शोशन का जापानी में मतलब है शुरुआती मन, बिगिनर्स माइंड। इसका मतलब है कि आप किसी भी विषय को सीखते समय, भले ही आप उसमें कितने ही माहिर क्यों ना हो जाएं, हमेशा एक नए छात्र की तरह खुलेपन, उत्सुकता और बिना किसी पूर्व धारणा के उसे देखें। करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही हमें किसी चीज के बारे में थोड़ा सा भी पता चलता है, हमारा अहंकार, हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हम अपनी राय बना लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़े खतरे की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं विशेषज्ञ का जाल, एक्सपर्ट्स ट्रैप। विशेषज्ञ का जाल। हाँ, एक विशेषज्ञ का दिमाग अक्सर अपने ज्ञान और अनुभवों से इतना भर जाता है कि वो नई चीजों के लिए बंद हो जाता है। वो दुनिया को अपनी विशेषज्ञता के चश्मे से देखता है और हर नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी के खांचे में फिट करने की कोशिश करता है। अगर कोई चीज फिट नहीं होती तो वो उसे अक्सर खारिज कर देता है। मतलब एक विशेषज्ञ वही देखता है जो वो देखने की उम्मीद करता है, जबकि एक छात्र जिसका मन एक कोरे कैनवस की तरह है, वो हर जगह सिर्फ संभावनाएं देखता है। एकदम सही। उसे ये नहीं पता कि क्या संभव है और क्या नहीं, इसलिए उसके लिए सब कुछ संभव है। लेखक के अनुसार असली ज्ञान तब शुरू होता है जब आपको ये एहसास होता है कि आप असल में कितना कम जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस छात्र वाली मानसिकता को बनाया कैसे जाए। ये कोई स्विच तो है नहीं जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। अध्याय में इसके लिए 4 बहुत ही मजबूत सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है अथक जिज्ञासा। हाँ, इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी, एक ऐसी जिज्ञासा जो कभी शांत ना हो। लेखक कहते हैं कि सिर्फ तथ्यों को स्वीकार मत करो, हमेशा पूछो क्यों। ये क्यों ही सीखने का असली इंजन है। अब देखें, बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं। आसमान नीला क्यों है, गाड़ी कैसे चलती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा सिस्टम हमें जवाब याद करना सिखाता है, सवाल पूछना नहीं। लेखक हमें उस बच्चे जैसी जिज्ञासा को फिर से जगाने के लिए कहते हैं। और दूसरा सिद्धांत जो मुझे लगता है कि पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है, वो है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये बहुत जरूरी है। ये ईमानदारी से स्वीकार करने की क्षमता है कि आप सब कुछ नहीं जानते और आप गलत भी हो सकते हैं। ये बौद्धिक अहंकार का ठीक उल्टा है। लेखक का सुझाव है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं पता लगाऊंगा कहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या हमारी दुनिया आत्मविश्वास को पुरस्कृत नहीं करती? विनम्रता को तो अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। इस संतुलन को कैसे बनाया जाए? ये एक बेहतरीन सवाल है। लेखक यहाँ आत्मविश्वास और बौद्धिक अहंकार के बीच एक बारीक रेखा खींचते हैं। आत्मविश्वास अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना है, जबकि बौद्धिक अहंकार ये मानना है कि आप जो जानते हैं वही अंतिम सत्य है। अच्छा। एक अच्छा लीडर या एक अच्छा वैज्ञानिक वो हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, लेकिन वो नए विचारों और आलोचना के लिए भी खुला रहता है। वो जानता है कि वो गलत हो सकता है और यही चीज उसे बेहतर बनाती है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है एक सक्रिय शिक्षार्थी बनना,
निष्क्रिय नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये सिर्फ पढ़ने से कहीं ज्यादा है, ये जानकारी के साथ कुश्ती लड़ने जैसा है। बिल्कुल। एक निष्क्रिय शिक्षार्थी सिर्फ एक किताब पढ़ता है, जैसे कोई मूवी देख रहा हो। लेकिन एक सक्रिय शिक्षार्थी उस किताब से बहस करता है, उसके मार्जिन में नोट्स बनाता है, जरूरी हिस्सों को हाईलाइट करता है। हाँ, और फिर उस कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाने की कोशिश करता है। और इसी कुश्ती के लिए लेखक एक बहुत ही मजबूत हथियार देते हैं, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन की तकनीक कहते हैं। कमाल की चीज है ये। हाँ, फाइनमैन तकनीक का सार बहुत सरल है। अगर आप किसी अवधारणा को सच में समझना चाहते हैं, तो उसे इतने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखा रहे हों। जहां भी आप अटकेंगे, जहां भी आपको जटिल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि आपकी अपनी समझ में कहाँ कमी है। मैंने इसे आजमाया है। आप किसी चीज को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसे अपनी दादी को नहीं समझा सकते। जहां आप अटकते हैं वही आपकी कमजोरी है। और चौथा सिद्धांत, वो थोड़ा अलग है। वो हमारी पूरी मानसिकता को बदलने की बात करता है। हाँ, चौथा सिद्धांत है प्रक्रिया को महत्व देना, न कि केवल परिणाम को। यानी स्मार्ट बनने के लक्ष्य पर नहीं, बल्कि सीखने की दैनिक आदत पर ध्यान केंद्रित करना। हम सब नतीजों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली जादू प्रक्रिया में छिपा है। मैंने पिछले साल गिटार सीखने की कोशिश की थी, और ये बात बिल्कुल सच है। जिस दिन मैं सिर्फ कॉर्ड्स बदलने पर ध्यान देती थी, मुझे मजा आता था। लेकिन जिस दिन मैं ये सोचती थी कि मुझे पूरा गाना कब बजाना आएगा, उस दिन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती थी। एकदम सही उदाहरण है। लेखक का भी यही कहना है कि अगर आप कोई सवाल हल कर रहे हैं और आपका जवाब गलत आता है, तो ये असफलता नहीं है। तो ये क्या है? ये असफलता नहीं, बल्कि फीडबैक है। ये सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस गलती से आपने क्या नया तरीका सीखा। सफर का आनंद लेना मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीखना एक ऐसा सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तो ये 4 सिद्धांत हैं: जिज्ञासा, विनम्रता, सक्रियता और प्रक्रिया पर ध्यान। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें हमारी व्यस्त जिंदगी में उतारा कैसे जाए। अध्याय में इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक आदतें बताई गई हैं। हाँ, और ये इस अध्याय का सबसे उपयोगी हिस्सा है, जहां दर्शन जमीन पर उतरता है। पहली आदत है जीवन के लिए एक पाठ्यक्रम बनाना। मतलब? इसका मतलब है कि आप खुद अपने छात्र हैं और खुद ही अपने शिक्षक भी। लेखक कहते हैं कि हर दिन कम से कम 30 मिनट पूरी तरह ध्यान लगाकर पढ़ें, लेकिन एक ही तरह की किताबें नहीं। अपनी पढ़ने की थाली को दिलचस्प बनाएं। ये थाली वाला रूपक मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, जैसे हमारे खाने की थाली में रोटी, सब्जी, दही, सलाद होता है ताकि हमें हर तरह का पोषण मिले, वैसी अपने पढ़ने की थाली में उपन्यास, इतिहास, विज्ञान, दर्शन सब कुछ शामिल करें। इससे आपका दिमाग अलग अलग दिशाओं में सोचना सीखता है। और इसके साथ ही स्किल सीखने पे भी जोर है ना? बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई नया हार्ड स्किल सीखते रहना चाहिए, जैसे कोई नई भाषा या कोडिंग, और साथ ही एक सॉफ्ट स्किल भी, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या मोलभाव करना। यह संयोजन आपको हर तरह से विकसित करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, गुरु या मेंटर्स खोजना। सक्रिय रूप से ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपसे ज्यादा जानते हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या मेंटर का मतलब हमेशा एक जीवित व्यक्ति होता है जिससे आप बात कर सकें? जरूरी नहीं। लेखक के अनुसार मेंटर कोई किताब का लेखक हो सकता है, कोई ऐतिहासिक शख्सियत हो सकती है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। मुद्दा यह है कि आप विनम्रता के साथ ये स्वीकार करें कि दूसरे लोग आपसे कुछ चीजों में बेहतर हैं और आप उनसे सीखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और इन आदतों के अलावा एक और गहरी आदत है, हर अनुभव को एक सबक के रूप में देखना। मतलब दुनिया को अपनी कक्षा बनाना। इसके लिए लेखक एक बहुत ही ठोस तरीका सुझाते हैं, एक रिफ्लेक्शन जर्नल। हाँ, वो कहते हैं कि हर दिन के अंत में खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछें। पहला, मैंने आज क्या सीखा? दूसरा, मैंने क्या गलतियां की और उनसे क्या सबक मिला? तीसरा, मैंने क्या अच्छा किया और मैं इसे कैसे दोहरा सकता हूं? और चौथा, आज मुझे किस बात ने हैरान किया? ये चौथा सवाल बहुत शक्तिशाली है। यह आपको दुनिया को फिर से एक बच्चे की नजरों से देखने पर मजबूर करता है ना? ये 4 सवाल दिन भर के अनुभवों को जो यूं ही गुजर जाते, उन्हें ज्ञान में बदल देते हैं। और अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। लेखक इस पूरे दर्शन को हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली और खासकर यूनिवर्सिटी टॉपर्स पर लागू करते हैं।
और ये हिस्सा थोड़ा विवादास्पद लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला है। हाँ, ये सारी आदतें तो पर्सनल ग्रोथ के लिए हैं, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह की गहरी लर्निंग को सपोर्ट करता है? यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाते हैं। वो इसे चूहे और चींटी की दौड़ कहते हैं। हाँ, उन्होंने 5 अलग-अलग IITs कानपुर, दिल्ली, BHU, मद्रास और पटना के टॉपर्स का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि ये सभी टॉपर्स एक ही जैसी किताबें पढ़कर एक ही जैसी जानकारी याद करके टॉप करते हैं। जब इन 5 टॉपर्स को एक साथ एक कमरे में खड़ा कर दिया जाए तो उनमें कोई विशिष्टता, कोई मौलिकता नहीं दिखती। वो एक ही सिस्टम के उत्पाद लगते हैं। ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। क्या लेखक इन छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर रहे? आखिरकार वे तो बस उस सिस्टम में सफल हो रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। आप सही कह रहे हैं। लेखक छात्रों को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जो रचनात्मकता के बजाय रटने को पुरस्कृत करता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो इन टॉपर्स की तुलना सीधे त्रेता युग के रावण से करते हैं। रावण से? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, रावण, जिसके पास 4 वेदों और 6 शास्त्रों की जानकारी तो थी, लेकिन उसे उस जानकारी का अहंकार था। लेखक के अनुसार रावण बुद्धिमान नहीं था, उसके पास सिर्फ जानकारी थी। ये हमें जानकारी और ज्ञान के बीच के गहरे अंतर पर सोचने पर मजबूर करता है। आज के गूगल के जमाने में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है, जहां हर जानकारी एक क्लिक दूर है। पर विवेक शायद उतना ही दुर्लभ है। बिल्कुल। किताब सिर्फ जानकारी देती है, जो ज्ञान का बीज है उसे अपने विवेक और अनुभव से सींचकर ज्ञान बनाना पड़ता है। तो लेखक का संदेश क्या है छात्रों के लिए? उनका सुझाव है कि इस दौड़ से बाहर निकलकर सोचो। सिर्फ अच्छे नंबर लाने और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो, अपनी खुद की विरासत बनाओ। नौकरी खोजने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। अपने अंदर गहराई से देखो और उस काम को खोजो जिसे लेकर तुम्हारे अंदर जुनून है। अंत में लेखक इस पूरी यात्रा को 3 चरणों में समेट देते हैं। ये ज्ञान से विवेक तक का सफर है। पहला चरण है ज्ञान, नॉलेज, यानी बिंदुओं को इकट्ठा करना। ये तथ्य हैं, जानकारी है। दूसरा चरण है समझ, अंडरस्टैंडिंग, यानी उन बिंदुओं को जोड़ना। जब आप तथ्यों के बीच के संबंध, पैटर्न और तर्क को देखने लगते हैं तो आपको समझ हासिल होती है। आप ये जान जाते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और तीसरा और अंतिम चरण है विवेक, विजडम, यानी उन जुड़े हुए बिंदुओं को वास्तविक दुनिया में प्रभावी ढंग से और नैतिक रूप से लागू करना। ये जानना कि किस स्थिति में क्या करना सही है। और यहाँ एक और गहरी बात है। विवेक सिर्फ ये जानना नहीं है कि अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, बल्कि ये भी जानना है कि कब और कहाँ इसका उपयोग नहीं करना है। चुप रहना, कुछ ना करना भी विवेक का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। और लेखक का अंतिम संदेश यही है कि जीवन भर छात्र बने रहकर ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि एक छात्र की तरह सीखना सिर्फ नई जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जिज्ञासा, विनम्रता और सक्रिय जुड़ाव की एक मानसिकता विकसित करना है। ये विशेषज्ञ के जाल से बचकर शुरुआती मन की ताजगी को हमेशा बनाए रखना है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। इस अध्याय में एक निर्धारित रास्ते पर चलने वाले टॉपर्स और अपनी खुद की विरासत बनाने वालों के बीच एक साफ अंतर बताया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपने जीवन में ज्ञान की तलाश करते हैं तो क्या हम एक बायोडाटा बना रहे हैं या एक विरासत? क्या हमारा सीखना दूसरों द्वारा परिभाषित दौड़ जीतने के लिए है या उस रास्ते को खोजने के लिए जो केवल और केवल हमारा